Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, as you must have heard about Lord Mahavir. Once he said, as the dead leaf when its time is up falls from the tree to the ground. जो डेड लीव्स होती हैं, मतलब जब उनका समय पूरा होता है पत्तियों का, तो वो डेड लीव्स के रूप में काउंट कर ली जाती हैं और वो पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, और क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है. सो इज द लाइफ ऑफ मैन, और ऐसा ही जीवन मानव का है. लेकिन जब तक वो हरी भरी रहती हैं, वो दूसरों को फायदा पहुंचाती हैं, दूसरों के हित में काम करती हैं, और यही मोटो हमारे जीवन का भी होना चाहिए. जैसा महावीर स्वामी ने कहा था कि बिल्कुल उन पत्तियों की तरह जो जीवन भर हरी भरी रहीं लेकिन लास्ट में वो डेड हो गई, जो कि एक यूनिवर्स का रूल भी है. मृत्यु तो आनी है, लेकिन उस मृत्यु से पहले कुछ कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस मृत्यु भी सार्थक हो जाएगी और वो जीवन जो हमने जिया है वो भी सार्थक हो जाएगा. तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इसी थीम पर जुड़ी हुई आज की अपनी हम पोएम को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी. दोस्तों, इसके बारे में आपको पता ही है. ये जो पोएम है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, रिकलेक्शंस फ्रॉम चाइल्डहुड, ये पोएम रिप्रेजेंट करती है हमारी जो सब्जेक्ट मैटर है. वो इसमें एक तो प्रीवियस मेमोरीज का है, बचपन का है, क्योंकि जो चाइल्डहुड है, बचपन का जो समय है, ये इतना प्रीशियस टाइम होता है, इतनी प्रीशियस मेमोरीज हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं कि शायद ही उन मेमोरीज को हम कभी अपने से जुदा कर पाएं, हम अपने से कभी अलग कर पाएं. ऐसी मेमोरीज हमारे साथ जुड़ जाती हैं. बचपन बहुत सारी यादों को लेकर आता है, बचपन हसीन सपनों को लेकर आता है, और बचपन में जो समय हम व्यतीत कर लेते हैं वो समय शायद कभी लौटकर नहीं आ सकता. और बचपन में जो बच्चा होता है वो इतना एनालिटिक होता है कि वो एक तो सिंप्लिसिटी में अपनी बातों का आंसर देता है, लेकिन उसकी बातों में एक तर्क होता है जो बच्चा होता है. और तभी तो कहा गया है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. और इसी एपिग्राफ के साथ इस पोएम की स्टार्टिंग होती है. यह भी आपको याद रखना है, ये जो पोएम है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये स्टार्ट होती है इसी एपिग्राफ के साथ, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. ये जो लाइन्स हैं ये कहां से आती हैं? ये लाइन्स आती हैं माई हार्ट लीप्स अप से, और जिसका दूसरा टाइटल है द रेनबो. रेनबो का टाइटल जो है माई हार्ट लीप्स अप, उसी पोएम को एज एन एपिग्राफ यहां पर यूज किया गया है. ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाता है कि इस पोएम में एपिग्राफ क्या है और कहां से लिया गया है. तो इस पोएम का जो एपिग्राफ है वो रेनबो पोएम से लिया गया है, वर्ड्सवर्थ की ही रेनबो पोएम है, वहां से इस पोएम का एपिग्राफ आता है. अब ये जो पोएम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये मेनली पब्लिश कब हुई? ये पब्लिश कब हुई? इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1807 में. 1807 में इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था और ओड के नाम से पब्लिश हुई थी. लेकिन बाद में इसमें जो है इसको पूरे टाइटल के साथ इसको पब्लिश किया गया, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. तो ये जो इसका टाइटल हुआ, इसमें क्या था कि बचपन की यादों को रिकलेक्ट किया गया, जैसे कि वर्ड्सवर्थ करते भी हैं. वर्ड्सवर्थ का काम क्या है? वर्ड्सवर्थ की एक नेचर क्या है? वर्ड्सवर्थ का नेचर यह होता था कि वो एक्सपीरियंस लेते थे, चीजों का एक्सपीरियंस लेते थे. वो कहीं स्थानों पर जाते थे और जिस स्थान पर वो जाते थे उन मेमोरीज को स्टोर करते थे, और स्टोर करने के बाद में अपने एकांत क्षणों में जब वो अकेले हुआ करते थे तो उनको वो रिकलेक्ट किया करते थे. एंड दैट्स व्हाई वो पोएट्री की डेफिनेशन में भी ये कहते हैं रिकलेक्टेड ऑफ इमोशंस. जो हमारी फीलिंग्स होती है उनका रिकलेक्शन ही तो होता है ये जो पोएट्री होती है, और वैसा ही वो रिकलेक्ट करते हैं, उसी रूप में वो चीजों को दर्शाते हैं. जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ की कविताओं में आपको यही कॉन्सेप्शन देखने को मिलेगा. इस कॉन्सेप्शन पर ही वर्ड्सवर्थ काम करते हैं. वर्ड्सवर्थ का कॉन्सेप्शन ही यही है कि वर्ड्सवर्थ चीजों को कंबाइन करते हैं. तो ये जो पिंडारिक ओड है
ये इरेगुलर पिंडारिक ओड जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये जो ओड है ये स्पेशली क्या है, किसके बारे में है? ये वर्ड्सवर्थ के खुद के अनुभव के बारे में है, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में है। ये पोएम जो है वो उसको खुद से जोड़ती है, और मैंने आपको बताया था चाहे वो ट्रिंटन अबे हो, चाहे ये पोएम ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी हो, चाहे डैफोडिल्स की बात हो, तो यहां पर सभी में आपको क्या दिखाई देगा? वर्ड्सवर्थ, चाहे वो प्रील्यूड ही क्यों ना हो, वर्ड्सवर्थ सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देंगे। वर्ड्सवर्थ कैसे हैं? वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। बीइंग हिज सेल्फ सेंटर्ड, उन पर यह आरोप भी लगता है, इगोस्टिकल सबलाइम के रूप में उनको देखा जाता है, उनको जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ को इगोस्टिकल सबलाइम के रूप में भी प्रेजेंट किया जाता है, जो वर्ड्सवर्थ है। तो ये चीजें वर्ड्सवर्थ की हमें देखने को मिलती हैं इस पोएम में। और दूसरी बात इसमें क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि लॉर्ड महावीर ने कहा था कि जब पत्ते सूख जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और मृतक पत्तों की श्रृंखला में आ जाते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन है, ये जो ह्यूमन लाइफ है ये इसी रूप में है। लेकिन इस मृत्यु के बाद में भी एक जीवन होता है, वो होता है आत्मा का जीवन। आत्मा शरीर को बदलती रहती है, आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। जैसा कि लॉर्ड कृष्णा ने कहा था कि आत्मा जो है वो ना तो मरती है ना उसको कोई मार सकता है, आत्मा तो इमॉर्टल है। तो हमें इस शरीर का, इस घड़े रूपी शरीर का, हमें किस बात का एरोगेंस होना है? कोई घमंड नहीं करना चाहिए। केवल और केवल हमें क्या करना चाहिए? केवल और केवल हमें कार्य करना चाहिए, हमें अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। और लॉर्ड कृष्णा ने भागवत गीता में यह भी कहा था, देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है, दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर मी, वो जो मेरे लिए जरूरी है, कोई भी ऐसा रिक्वायर नहीं है। येट आई हैव टू डू द लेबर, लेकिन फिर भी मुझे वो लेबर करनी है, वो मेहनत करनी है। वो ये काम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करूंगा। कहने का मतलब कर्म तो किए जाने हैं, लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो कर्म तो करने पड़ेंगे। तो बस उसी एटीट्यूड को बनाए रखें, अपने कर्म भी करते रहें। कर्म करोगे तो आपको, आपका जो मोटो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसका विजन आपके सामने नजर आने लगेगा। तो केवल और केवल अब आपका कर्म क्या है? इस समय आपका कर्म है आपका टारगेट, और आपका टारगेट क्या है? इस जॉब को लेना जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और उस टारगेट को आप अचीव करेंगे, 100% अचीव करेंगे अगर जो आप अपने कर्म के रास्ते से नहीं भटकते, तो वो तो फॉलो करना ही है। तो दोस्तों ये जो पोएम है इसमें भी हमें ये आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जो मानव होता है वो चीजों से जुड़ा हुआ होता है, वो बचपन से की यादों से घिरा हुआ है, और इसके साथ साथ जो प्रकृति है, प्रकृति किस रूप में एक इंसान को अपनी तरफ खींचती है, एक इंसान को अपनी तरफ मोहित करती है, वो चीज भी हमें इस पोएम में देखने को मिलती है। जो ये पोएम है हमारी ओड एंड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, जैसा कि वो स्टार्टिंग में ही कहते हैं, जो एपिग्राफ है पोएम का वो क्या कहता है? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो चाइल्ड है वो क्या है? वो फादर ऑफ मैन है। बच्चे को फादर की संज्ञा दी गई है। ये मैं पूरा एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर चुका हूं, माय हार्ट लीप्स अप में मैंने आपको बताया। जो रेनबो पोएम है उसमें आपको पूरी तरह से बताया गया था क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि बच्चा जो है काफी चीजें बड़ों को सिखा देता है। बच्चा फ्रैंक होता है, बच्चा सिंपलिसिटी में होता है, और वो इतने तरह के तर्क वितर्क रखता है, अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखता है कि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी उसके अंदर होती है जो दूसरों को एक सबक सिखा देती है। क्योंकि जो जीवन एक बच्चा जीता है वो जीवन शायद ही कोई बड़ा जी पाता होगा। वो जीवन एक बड़ा व्यक्ति नहीं जी सकता जो एक बच्चा जी लेता है। जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो जीवन जी जाता है जो एक बड़ा बिल्कुल भी नहीं जी सकता। इस वजह से यही कारण है कि जो बच्चा है उसको क्या कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि चाइल्ड जो है वो फादर ऑफ मैन है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी
बॉन्ड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। वो यही कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे दिन काश वैसे ही हो जाएं। जो एक बच्चा है, बच्चा अपनी यादों को लेकर युवा अवस्था में जाता है और युवा अवस्था को लेकर वो कहां जाएगा, वृद्ध अवस्था में जाएगा। तो वो वही बात कहता है कि काश मेरा भी समय ऐसा हो जाए, उस बच्चे की तरह मैं भी रहने लगूं। तो दोस्तों एक तो ये 3 लाइंस जो स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको आप ध्यान से करें। देखो, एक आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप जो लाइंस हैं उनको आप लिख दिया करें। देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि लिखने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नोट कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन लंबी पोएम होती हैं, लॉन्ग पोएम्स होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो उनको एक साथ लिख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो जिन लाइंस को मैं ये कहा करूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो आपको करना क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एडवाइस दी थी कि आप अपना एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। जिन लाइंस को मैं बोल रहा हूं उन लाइंस का, पर्टिकुलर लाइंस को मेंशन कर लें, और बाकी पोएम जो है वो आप अपने पास, आपके पास बुक है तो बुक में से अपने पास रखें, नहीं तो आपके पास मोबाइल तो है ही, आप इंटरनेट से उस पोएम को डाउनलोड कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो उससे वो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जो लाइंस मैं आपको स्ट्रेस देता हूं, जिन लाइन को स्पेसिफिक कहता हूं, उनको आप मेंशन कर लिया करें, उनको निशान लगा लिया करें या लिख लिया करें, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो एपिग्राफ जो है ये पूछा जाता है एपिग्राफ में, लेकिन अगर जो खाली ये लाइंस पूछी जाए कि किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा द रेनबो का। अगर जो ये पूछा जाए कि एपिग्राफ किस में है, तो आपका आंसर होगा ओरियन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस पोएम में जो पोएट हैं, द सेकंड थिंग, ही कंपेयर्स द गैप ऑफ टाइम। जो गैप ऑफ टाइम हुआ है, समय का जो एक अंतराल हुआ है, इसमें जो एक अंतर आया है, उसमें क्या अंतर आया है। जैसे टिंटन एबे में वो 5 साल का गैप था, उसमें आपने देखा कि जो नेचर है वो उसी रूप में अपना काम कर रही है, सब कुछ है। लेकिन यहां पर क्या है, जो पोइट का नजरिया है वो बदल चुका है, वो एक एटीट्यूड चेंज हो चुका है, क्योंकि जो बचपन में चीजें थी वो अब इतनी सुहानी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम वर्ल्डली टेंशन्स में घिरे हुए हैं, हम फ्री ऑफ माइंड नहीं है, हमारे अंदर वो स्पॉन्टेनिटी नहीं है। वो सारी चीजें, लैक ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों की कमी होने की वजह से हमें वैसा नहीं लगता जैसा पहले था। वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें घटती हुई दिखाई देती हैं। जब भी तो वो कहते हैं देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय था, when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, कि जब ये पृथ्वी, ये घास के मैदान, ये नदी की धाराएं और हर जो साधारण सा दृश्य था, टू मी डिड सीम, मुझे वो प्रतीत होता था अप्रेल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो वो दैवीय हो, जैसे मानो वो डिवाइन हो, वो एक ईश्वर की देन हो, भगवान की वो पावर हो, उस रूप में वो मुझे चीजें लगती थी। बट द टाइम हैज चेंज्ड, समय अब बदल चुका है। जब समय बदला है तो परिस्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं तो सब कुछ बदल गया है, और प्रकृति का जो वो अट्रैक्शन है, प्रकृति के प्रति जो वो प्रेम है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गया है। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, इट इज नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर, टर्न वेयरएवर आई मे, बाय नाइट और डे। और वो ये कहते हैं कि सारी चीजों में परिवर्तन आया है। द थिंग्स विच आई सी आई कैन नो सी नो मोर, जो चीजें अब मैं देखता हूं और मैंने पहले देखी हैं, वो अब पहले जैसी नहीं दिखाई देती। इट मीन्स द साइट हैज चेंज्ड, वो दृश्य बदल चुका है। प्रकृति जो है वो एक तरह से परिवर्तित हो चुकी है, प्रकृति में चेंज आ चुका है। और ये चेंज कैसा है? वो चेंज जो पोएट ने देखा कब, अपने बचपन में और अपनी इस अवस्था में, जो वो परिवर्तन आया, प्रकृति का एक बड़ा चेंज आया, उसके बारे में जो पोएट है वो उसको सोचकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, मेलैंकोलिक स्ट्रेन आ जाता है, एक दुखी रूप में वो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, चीजें बदल गईं, परिस्थितियां बदल गईं, प्रकृति भी अब वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी, प्रकृति अपना काम वही कर रही है,
आज भी जो झरने हैं वो उसी रूप में बह रहे हैं, आज भी नदी की धारा वैसी ही चल रही है, आज भी वो जो कॉमन साइट ऑफ नेचर है वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन फिर भी बदलाव है, फिर भी वैसे नहीं लगते जैसे वो हैं। तो कुल मिलाकर चीजें वैसी नहीं हैं जैसा मैंने देखी थी, जैसा मैंने एक बचपन था मेरा, वो चीजें वो नहीं है। द रेनबो कम्स एंड गोज, जो इंद्रधनुष है वो आता है और जाता है। इंद्रधनुष का दृश्य आपने देखा होगा कितना मनोरम लगता है, कितना सुंदर वो दृश्य लगता है। एंड लवली इज द रोज, और जो रोज होता है वो भी बड़ा प्यारा लगता है, गुलाब बड़ा प्यारा लगता है, इंद्रधनुष का दृश्य बड़ा प्यारा लगता है। द मून डोथ विद डिलाइट, और चंद्रमा भी बहुत खुशी देता है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी देखते हैं, तो हमारे मन को एक तसल्ली मिलती है, एक खुशी मिलती है, प्रकृति की एक शांति मिलती है। प्रकृति हमें वो शांति देती है। वो शांति हमें किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है। लेकिन अब चीजें शायद वैसी नहीं है, अब बदलाव हो चुका है। और वो लेकिन उसके बाद क्या कहता है, जो वाटर्स हैं, जो वाटर्स आर ऑन स्टारी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर्स, जो पानी में सितारे पड़ते हैं, सितारों का प्रतिबिंब है। जैसे कि मैंने वर्ल्ड इज टू मच विद से कल कंपेयर करके भी आपको बताया था कि उसमें जब दिया है वो सीन आया था ना कि जब चंद्रमा रूपी पुरुष समुद्र रूपी नारी के समीप आता है, तो ऐसा ही यहां पर दिखाया गया है कि सितारे जब नदी में चमकते हैं दृश्य बहुत सुंदर होता है, दृश्य वास्तव में बहुत मनोरम होता है। लेकिन वो चीजें दैट देयर पास्ट अवर ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, वो जो ग्लोरी है, वो जो गौरव है, वो इस पृथ्वी से अब कहीं दूर चला गया है। क्यों दूर चला गया है? क्योंकि बचपन दूर चला गया है। वो बचपन की जो एक फीलिंग्स होती हैं, वो जो बचपन का एक अटखेलियां होती हैं, वो जो बचपन का एक अटैचमेंट होता है प्रकृति के साथ, वो कहीं दूर छिन गया है। आपने देखा होगा बचपन में जो एक बच्चा होता है वो फ्री होता है, फ्री थिंकिंग वाला होता है, और वो प्रकृति को इस तरह से मानता है जैसे कि वो प्रकृति के साथ, मतलब प्रकृति उसका एक अभिन्न अंग हो, वो उस रूप में लेता है प्रकृति को। लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं तो वहां पर भी मोटो आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, इवनिंग वॉक पर जाते हैं, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस है खुद को फिट रखना। हम प्रकृति के लिए नहीं जा रहे हैं प्रकृति के पास, हम प्रकृति के लिए जा रहे हैं खुद के लिए। प्रकृति के पास जा रहे हैं खुद के लिए। हमारा सेल्फ मोटो है कि हम सही रहें, हम अच्छे रहें। अरे कभी सोचो, वो प्रकृति जो है, जो आपसे कुछ नहीं मांगती, तो क्या हम उसे कभी कुछ दे नहीं सकते? शायद हमें उसको अपना थोड़ा सा वक्त तो देना चाहिए, थोड़ा सा समय तो हमें उस प्रकृति को देना चाहिए। वो प्रकृति दैट इज आर्स, जो हमारी है। लेकिन वर्ड इज टू मच विद अस में आपने पढ़ा है कि फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टाइम। हमारे पास तो समय ही नहीं है ना, हम तो बाहर निकलते जा रहे हैं। ऐसा ही यहां पर देखा गया कि वो जो ग्लोरी है, जो पास्ट की ग्लोरी है, वो अब खत्म हो चुकी है। और वो ये भी कहते हैं जो चिड़ियों का जो गीत होता है, पक्षियों का गीत, वो बड़ा आनंदमय होता है। और जो मेमने होते हैं, मेमने जब आवाज निकालते हैं तो एक ऐसी धुन होती है जैसे एक तबला सा बज रहा हो। लेकिन अब सब चीजें मुझे बदली हुई नजर आती हैं, वो सब चीजें मुझे बदली हुई नजर आती हैं, और एक दर्द सा मन में होता है। लेकिन वो ये कहता है मैंने हिम्मत नहीं खोई है, अभी भी मैं स्ट्रांग हूं, और उतना स्ट्रांग हूं जितना मैं पहले हुआ करता था, उतना स्ट्रांग मैं आज भी हूं। लेकिन पहले क्या था? पहले जो लहरों की हवा, पहले जो वो झरना चला करता था, वो सारी चीजें मुझे मोहित किया करती थी, आकर्षित किया करती थी। और दूसरी चीज, मुझे एक शांतना मिलती थी। मेरा जो बुरा वक्त था वो भी सही हो जाता था। किसमें? प्रकृति में। लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। चीजें बदली हुई मुझे नजर आती हैं। वो ये बात कहते हैं कि चीजें बदली हुई नजर आती हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो एक बच्चे वाला आनंद होता है, जो एक चाइल्ड की लाइफ का आनंद होता है, वो कहीं ना कहीं दूर चला गया है। जो बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल उस तरह से उस तरह से अपनी लाइफ को लीड करता है जैसे एक शेफर्ड बॉय, आपने देखा हो, गडरियों का जो लड़का होता है, वो अपनी भेड़ों को चराता रहता है और बस आगे बढ़ता चला जाता है और गीत सा गाता रहता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो वही चीज यहां पर वो ये कहता है कि वो जो बचपन है कहीं छिन सा गया है,
और उस बचपन के साथ बचपन ही नहीं, वो जो एक प्रकृति है ना, प्रकृति का जो दृश्य है वो भी कहीं ना कहीं फेड सा मुझे प्रतीत होता है, वो कहीं ना कहीं फेड सा मुझे प्रतीत होता है। सब कुछ वो इसी रूप में कहता है। और लेकिन फिर उसके बाद वो याद करता है कि ये जो जीवन है उसका दूसरा फेज पोएम का, जो इसमें वो कहता है कि हमारा जो बर्थ है इसका कॉज क्या है, जो हमारा जन्म होता है उसका कॉज क्या है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। हमारा जो जन्म होता है वो एक निद्रा से होता है। जब हम एक गहरी नींद में सो जाते हैं, जब हम एक गहरी नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद मतलब मृत्यु से है, जब हम मृत्यु का शिकार हो जाते हैं उसके बाद में जो ये आत्मा है इसकी यात्रा चालू होती है। कहने का मतलब जो मैंने अभी बताया था कि शरीर जो है केवल उसको खोते हैं, और शरीर क्या है, शरीर आत्मा का निवास स्थान है बस केवल, और असली जो पार है वो किस में है, उस आत्मा में है। और वो आत्मा तो यात्रा करती रहती है, वो घर बदलती रहती है, क्योंकि जब घर पुराना हो जाता है तो लोग सोचते हैं भाई नया घर बना लिया जाए। तो ऐसी ही ये आत्मा है, इस आत्मा का भी यही कार्य है, ये आत्मा भी यही करती है कि वो इस घर को छोड़कर वो सोचती है कि मैं दूसरे घर में चली जाऊं, और वो ऐसी ही अपनी यात्रा को अंजाम देती है। इसी रूप में वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। जो आत्मा होती है अपनी यात्रा को इस रूप में आगे ले जाती है कि वो एक नए जीवन, एक नए शरीर में प्रवेश करती है, और धीरे 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 वो पुरानी यादों को भूलती चली जाती है, फॉरगेटिंग एंड स्लीप। लेकिन इतनी जल्दी यादें नहीं भुलाई जाती। जो बच्चा होता है वो रिकलेक्ट करता है। एक न्यूबॉर्न बेबी की मैं बात कर रहा हूं। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो क्या करता है, वो अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए होता है अपने मन में। और तभी आपने देखा होगा कि वो जो बच्चा होता है, छोटा सा नवजात शिशु है, वो कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी कैसे रिएक्ट करता है, कभी कैसे रिएक्ट